पिछले वीडियो में हमने यह जानने की कोशिश की कि वे कौन सी शक्तियां थी जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की आग में हवा का कार्य किया। साथ ही हमने यह भी देखा कि जर्मनी जो कि छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, उसको एक करने में कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। अब हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। विश्व इतिहास पर शुरू ध्येय आईएएस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। एक शख्स जिसका जिक्र हमने अपने पिछले वीडियो में किया था और बताया था कि उसने जर्मनी के एकीकरण में अभूतपूर्व योगदान दिया था, उसका नाम था बिस्मार्क। दरअसल बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था। उसका जन्म 1815 में हुआ था। बिस्मार्क की प्रारंभिक शिक्षा बर्लिन में हुई थी। बचपन से ही वह सेना व राजनीति के कार्यों में विशेष रुचि रखता था। बिस्मार्क का राजनीतिक करियर तब शुरू हुआ जब उसे 1847 में प्रशा की प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुन लिया गया। वह जर्मन राज्यों की संसद में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था। धीरे धीरे अपनी कार्यकुशलता व रणनीतिक क्षमता की वजह से उसका कद बहुत बढ़ गया और 1862 में प्रशा के शासक विलियम प्रथम ने उसे प्रशा का चांसलर नियुक्त कर दिया। बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति का समर्थक था। वह प्रशा को सैनिक दृष्टि से मजबूत कर यूरोप की राजनीति में उसका वर्चस्व बढ़ाना चाहता था और इसी कारण से वह ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को कम करके प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था ताकि संगठित रूप से जर्मनी अधिक शक्तिशाली हो सके। उसका यह विश्वास था कि देश की समस्याएं सेना व शस्त्र द्वारा ही सुलझाई जा सकती हैं, बाकी सब तो केवल दिखावा है। प्रशा का चांसलर बनने के बाद उसने कई अवैधानिक कार्य भी किए, जैसे उसे प्रशा के सैनिक सुधारों को करने के लिए बजट की आवश्यकता थी और राजा तथा निम्न सदन या प्रतिनिधि सभा के बीच में ठनी हुई थी, तो बिस्मार्क ने सिर्फ उच्च सदन से ही बिल पास करवाकर सैनिक सुधारों के लिए राशि निकाल ली। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उस समय सैनिक सुधार प्रशा की सबसे बड़ी आवश्यकता थी और बिना मजबूत सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं था। इस प्रकार बिस्मार्क संसद पर अपना वर्चस्व कायम करने में सफल हो गया। बिस्मार्क के सामने अगला संकट यह था कि ऑस्ट्रिया जो कि जर्मन संघ का हिस्सा था तथा जर्मन संघ में ऑस्ट्रिया अपनी दादागिरी दिखाता था, तो उसे कैसे जर्मन संघ से बाहर किया जाए। इसके लिए बिस्मार्क अपनी नीति निर्धारित करने में जुट गया। जर्मनी के एकीकरण का पहला चरण डेनमार्क के साथ हुए युद्ध से शुरू हुआ। दरअसल जर्मनी और डेनमार्क के बीच दो प्रदेश थे जिनका नाम था स्लेस्विग और हॉल्स्टीन। ये दोनों प्रदेश डेनमार्क के अधिकार में थे पर इसके भाग नहीं थे। इन प्रदेशों में अधिकांशतः जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे। हुआ यूं कि डेनमार्क ने इन राज्यों को अपने में मिलाने की घोषणा कर दी। जर्मनी की जनता में इसे लेकर बहुत विरोध शुरू हो गया और लोग यह मांग करने लगे कि इन राज्यों को डेनमार्क से मुक्त कराया जाए। बिस्मार्क ने मौका देखते हुए डेनमार्क पर हमला कर दिया और युद्ध में प्रशा की जीत हुई। डेनमार्क ने जस्टाइन समझौते के तहत ये दोनों राज्य प्रशा को सौंप दिए। यह बिस्मार्क की पहली जीत थी। अपने दूसरे चरण में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को निशाना बनाया और उसे जर्मन संघ से बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी। ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराना इतना आसान काम नहीं था, इसलिए बिस्मार्क ने इसके लिए कूटनीतिक जाल बिछाना शुरू किया। रूस चूंकि प्रशा का मित्र था, तो रूस की तरफ से प्रशा आश्वस्त था। बिस्मार्क को डर था कि कहीं ऑस्ट्रिया की तरफ से फ्रांस युद्ध में न कूद पड़े, इसलिए उसने फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय से समझौता कर लिया कि वह युद्ध में न कूदे। फ्रांस को लगा कि प्रशा और ऑस्ट्रिया आपस में लड़कर खुद ही कमजोर हो जाएंगे और यह
हमारे लिए यानी फ्रांस के लिए अच्छी बात साबित होगी। इसलिए उसने युद्ध में किसी का भी साथ देने से मना कर दिया। इटली और ऑस्ट्रिया की पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए बिस्मार्क ने इटली से संधि कर ली और इटली ने युद्ध में प्रशा का साथ देने का वादा कर लिया। इस तरह से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को अपनी कूटनीति से सभी प्रकार से अकेला कर दिया। आखिरकार 1866 में प्रशा ने ऑस्ट्रिया पर युद्ध की घोषणा कर दी और दोनों के बीच 7 सप्ताहों तक युद्ध चला, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। यह युद्ध सेडोवा के मैदानों में लड़ा गया था और इस युद्ध ने प्रशा को एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। सेडोवा के युद्ध के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से निष्कासित होना पड़ा और प्रशा यूरोप का शक्तिशाली राज्य बन गया तथा बिस्मार्क को यूरोप की राजनीति का महान राजनीतिज्ञ समझा जाने लगा। अब जर्मनी के एकीकरण का सिर्फ अंतिम पड़ाव बाकी था और वह था दक्षिण जर्मनी का एकीकरण। दरअसल जर्मनी के दक्षिण राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव था। फ्रांस अभी तक यह मानता था कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच होने वाले युद्ध का लाभ उसे मिलेगा, पर वास्तव में उसे इस युद्ध से कोई लाभ नहीं मिला और फ्रांस खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा। परिणाम स्वरूप फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय ने अपनी गिरती हुई शाख को पुनः उठाने के लिए फ्रांस का विस्तार राइन नदी तक करने का फैसला किया, किंतु बिस्मार्क की कूटनीतियों के आगे उसकी एक न चली। बिस्मार्क अब फ्रांस से युद्ध करने व बचे हुए दक्षिणी जर्मनी को अपने में मिलाने की तरकीबें सोचने लगा। अंततः 1 सितंबर 1870 को वह दिन आ गया जब फ्रांस व प्रशा के बीच युद्ध छिड़ गया। फ्रांस पर प्रशा ने 3 तरफ से हमला बोला और सेडान के युद्ध में फ्रांस की हार हुई और नेपोलियन तृतीय को लाखों सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस युद्ध के बाद फ्रांस से राजतंत्र हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सेडान के इस युद्ध में हार के बाद फ्रांस ने प्रशा के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि कर ली। संधि के अनुसार फ्रांस ने एल्सास और लॉरेन के प्रदेश प्रशा को दे दिए और इस प्रकार से प्रशा ने अपने वर्षों पुराने अपमान का बदला ले लिया जो नेपोलियन प्रथम ने उसके साथ किया था। इस युद्ध के बाद आधिकारिक रूप से जर्मन साम्राज्य की स्थापना की घोषणा की गई और इस प्रकार संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ।